गुड आफ्टरनून। ठीक हो इतनी क्लास लगाने के बाद? अपने होशो हवास में हो? चलो, पहले तो डाउट्स हैं, किसी को कोई डाउट्स पिछली क्लासेस में? कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में, किसी भी इशू में आपको लगता हो कि पूछना है आपने? लास्ट तक आवाज क्लियर है? ठीक। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? जसप्रीत, जसविंदर। सारे यहाँ पर मनप्रीत, मनदीप, जसविंदर, काफी सारे नाम कॉमन से हो रखे हैं। एक रो बन जाएगी मनप्रीत की तो। चलो, डाउट किसी को कोई भी? होमवर्क? डाउट नहीं है, होमवर्क किया है। बताओ जरा क्या क्या दिया था होमवर्क में। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, क्या था ये? कहां पर है? तमिलनाडु में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कौन सी? कुथुकोडी। अच्छा, ओके। अभी बन कहाँ रहा है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ रीजन में। फ्लोटिंग ओमकारेश्वर डैम पे नहीं बन रहा था, नर्मदा रिवर पर? फ्लोटिंग वाला आप लोगों ने फ्लोटिंग ही चेक किया था? फ्लोटिंग वाला है। हाँ, अभी तमिलनाडु वाला है। अभी तमिलनाडु वाला है, ठीक है। किस किसने होमवर्क नहीं किया है? आधा किया है। किस किसने होमवर्क नहीं किया? किसको नहीं पता कि तमिलनाडु में कुथुकोडी नाम की जगह है जहां पर पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना हुआ है? भारत। आप कल नहीं आए थे ना? वीडियो भी देखी होगी आपने, क्योंकि अपलोड ही नहीं हुई है। और क्या दिया था? वो टाइगर रिजर्व जो कि आपके CATS के अंडर आते थे। टोटल कितने थे? 14, ठीक है। कौन कौन से थे? रुको, यूनिक पहले 3 बताओ, आप क्या लिखे हैं आपने? एक तो मानस हो गया। मानस कहां पर है? आसाम। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? MP है? यूपी? MUP क्या होता है ये? MP में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है ये? यूपी, ठीक है। और 3 बताएंगे। भरत कहां पर है? भरत आया नहीं है। भरत का किसका नाम था? भरत जो यहाँ बैठता था, शक्ल से नहीं याद आ रही उसकी। कुलबीर कौन है? वो भी नहीं। मुझे नाम याद है, मुझे थोड़े से पहचानने में दिक्कत है। जीवनवीर बताएंगे मुझे अगले 5। काजीरंगा आसाम। औरांग कहां पर है? औरांग आसाम। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। अनामलाई कहां पर है? ये अनामलाई तमिलनाडु, ओके। और कौन सी? दोबारा बोलो। मुदुमलाई, ओके। ये भी कहां पर है? तमिलनाडु, ओके। और जीवनवीर तुम सभी का नाम है? हाँ, जीवनवीर पन्ना MP, ठीक है। और कौन कौन से रह गए? अब तुम बताओ, आपका नाम क्या था? पंकज। सारे हो गए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है ये? बिहार। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहां पर है? सतपुरा टाइगर रिजर्व MP। पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र में है पेंच, ओके। और कौन सा? तुम बोलो लास्ट में। पराम्बिकुलम केरला, अच्छा, ठीक है। टोटल हो गए 14। याद रखने पर क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व
आर नॉट अंडर दी CATS स्टैंडर्ड्स। ये क्या चीज़ है, तो अपने को पता लग गई है कि व्हाट इज CATS, है ना? ठीक है। और क्या दिया था? लीगल टेंडर्स क्या क्या होते थे, चेक था? नहीं था। क्या क्या होता है? रुपीज, कॉइन्स, और बस यही, इतने ही है। ठीक है। और क्या दिया था? क्या? अच्छा, कावेरी इंजन और मानिक इंजन। कावेरी इंजन कहाँ यूज होता है? तेजस में। तेजस क्या है हमारे यहाँ पर? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये बेसिकली किसके काम आता है? तेजस। लाइट कॉम्बैट, इसका मतलब क्या होता है? लाइट कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? फाइट। LCA काम करता है हमारे लिए एज ए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। जितने भी नए एयरक्राफ्ट चलाने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग तेजस का यूज करते हैं, मतलब ट्रेनिंग पर्पसेस। ठीक बात है। मानिक इंजन कहाँ यूज होता था? निर्भया मिसाइल में था ना। विकास इंजन कहाँ यूज होता था? PSLV और GSLV के लिक्विड या सॉलिड सेगमेंट्स में? लिक्विड सेगमेंट्स में, नॉट इन सॉलिड सेगमेंट्स। ओके। और UNFCCC की 27th मीटिंग इजिप्ट में, तो हो ही गया था हमारा, उसी टाइम हो गया था। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की कैटेगरीज दो ही हैं, कौन कौन सी हैं? कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? 10 लाख से अबव और 10 लाख से नीचे। नीचे वाला शिमला टॉप पर था और ऊपर वाली कैटेगरी में बेंगलुरु टॉप पर था। ठीक है। ओके। कौन रिलीज करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ओके। इसके पैरामीटर्स भी याद किए थे हम लोगों ने, ईज ऑफ लिविंग के किए थे याद है? हाँ, वही पैरामीटर्स, पिलर्स है कुछ याद लिविंग इंडेक्स के लिए? स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, और ढूंढ लो कॉपीज में अपनी, लिखा होगा कहीं ना कहीं तुम लोगों ने। कल्चर एंड एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ, एजुकेशन, स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ओके। और कुछ दिया था? बस मिशन मार्स। हाँ, कोई नाम मिला उसका? आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, गूगल पे नहीं आया। आपको मिला जीवनवीर? किस किसने चेक किया? नाम आया कैसे नहीं है? ये तुम्हें नाम अच्छा नहीं लगा वो बात अलग है, नाम मिला ही नहीं वो अलग बात है। सस्पेंड है, मैं चेक कर लूंगी, मुझे भी नहीं याद कि उसका नाम, मैं चेक कर लूंगी, मैं बता दूंगी। ठीक है। और किसी को कोई डाउट, और किसी का कोई होमवर्क रहता हो? आपका नाम क्या है? नवजोत। सर आपका नाम क्या है? गुरकीरत। गुरकीरत, आपने किया होमवर्क सारा? वो रशिया वाला नहीं मिला, बस बाकी सब मिल गया। ठीक है, चलो करें फिर शुरू। आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी। आज हम वो MCQs करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा इतने MCQs मैंने बनाए, इसके अलावा मुझे और कुछ ढंग के टॉपिक्स मिले भी नहीं इसके ऊपर MCQs बन सके। न्यूज़ तो बहुत ही, लेकिन उसके आने जाने थोड़े से कम है अब, क्योंकि एक तो बहुत पुराना हो गया है मटीरियल, दूसरा दोबारा से मई मंथ आने वाला है ना, तो फिर चीज़ें दोबारा रिपीट होनी शुरू हो गई है, इंडेक्स वाइज भी और रैंक वाइज भी। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंडेक्स एक ही हमें याद करना है,
ठीक है। इंडियाज रैंक इन पीस इंडेक्स, वन 35, 43, कितना है चेतन? 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। कौन रिलीज करता है इसे? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस पीस से याद कर लेना, अदरवाइज ये कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग इसमें फ्रॉम दी इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट से, क्योंकि वो भी ऐसी रिपोर्ट रिलीज करता है नॉर्मली। चले आगे, आप लोगों ने करना क्या है इस क्लास के बाद में, आपने 2 पेज उठाने हैं। एक पेज पर आपने सारे के सारे इंडेक्स लिखने हैं, इंडिया का रैंक लिखना है, ऐसे आप याद करोगे उसको। दूसरी चीज, जितनी भी आपके पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो आप लिखोगे, जितनी आपके पास रामसर साइट्स हैं वो आप लिखोगे। और क्या करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं हमारी विद इन दी कंट्री या फिर बिटवीन दी कंट्रीज वो आप लिखोगे एक पेज पर। ये मैक्सिमम आपको लगेगा 1 घंटा, और ये घंटा आपने तब निकाला जब पढ़ के थक चुके हो, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना। आपने सिंपल गूगल करना है, आपके पास साइट्स आ जाएंगे, आपने पेज पर लिखते रहना है अपने हाथों से। रिवीजन भी हो जाएगी, आपका थोड़ा सा माइंड है वो भी सेट हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ब्रेक नहीं होगा, फिर चाय पीते रहना, लिखते रहना साथ साथ, क्योंकि इंडेक्स में बहुत कंफ्यूजन होने वाली है आप सभी को, और रैंक में कंफ्यूजन भी होगी। आपने जब भी कोई इंडेक्स लिखना है, रैंक लिखना है साथ में जब, तो उसका हल्का सा कोई स्टोरी फॉर्म या निमोनिक वगैरह बना लेना कि इसमें एच आता है, इसमें भी एच आता है, इस तरीके से कहीं ना कहीं। जैसे हम लोगों ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किया था, उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 83, 84, 85, 83 है ना, तो इसको हल्का सा याद करना कि 80s की लाइन में है ये। अगर आप एच को देखो तो एच भी इस तरीके से दिखता है ना, तो इस तरीके से कुछ मतलब ऐसे दिमाग में स्टोरी बनाते हुए चलना, ताकि पेपर के लिए याद रहे। ये जिंदगी भर के लिए याद नहीं करना हमें, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें, बस 22 मई को याद आ जाए बस। उसके बाद चाहे कोई पूछ ले, आपने इंडेक्स का नाम भी ना सुना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर 22 मई तक हमें याद करनी चीजें, और वो ऐसे ही रहेंगे जो खास करके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आपको पता होगा कंसेप्ट कि हाँ इसका कंसेप्ट पीछे ये है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है, कितना रैंक है, कितनी कंट्रीज में से है, क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो ध्यान रखें थोड़ा सा। सही बात है। चलें आगे, कोई डाउट नहीं किसी को? चलो आ जाओ फिर, फर्स्ट क्वेश्चन। P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये न्यूज में अभी भी था फरवरी वाले मंथ में, क्योंकि रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट हमारे को दिया गया था बाय यूएसए। तो फरवरी मंथ में भी न्यूज में था, इस मई मंथ में भी न्यूज में था, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार, मतलब हम लोगों ने इस एयरक्राफ्ट की डीलिंग वगैरह की थी। पहली बार तो नहीं, क्योंकि पहली बार तो बहुत पहले ही आ चुका था ये। फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा, इट इज अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। जब नाम में इसका पेट्रोल है, पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? घूमना फिरना। घूमना फिरना का मतलब क्या है? ये कुछ तो करे घूमने फिरने के बाद, नजर मारेगा पूरा एरियाज में, क्या कहीं से कोई आ तो नहीं रहा, किसी कोई इलीगल बोट तो नहीं आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो एंटी सबमरीन से हैं उनको भी देखेगा कि चाइना ने सबमरीन तो नहीं लॉन्च कर दी इंडिया के पास। तो पेट्रोलिंग करने का जो पूरा का पूरा काम है एयरक्राफ्ट का, उसका नाम है P8I, पोसाइडन 8I। दिस इज स्पेशली फॉर इंडिया, अदरवाइज पोसाइडन 8 जो है वो यूएसए के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई लग गया तो मतलब इंडिया के लिए है। जो यूएसए काफी सारी कंट्रीज को ये एयरक्राफ्ट बेचता है, जिसमें से इंडिया एक है। सेकेंड आ जाओ, विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 907 किलोमीटर पर आवर and an operating range of over 1200 nautical miles. है ना, नॉर्मल चल जाता है कि 1200 नॉटिकल माइल चल ही सकता है नॉर्मली ये, क्योंकि हमारी कोस्ट ही इतनी बड़ी है। और स्पीड तेज होगी तभी तो पता लगा पाएगा कि हाँ इतने एरियाज में ये वाली शिप आ गई है, सबमरीन आ गई है। स्लो चलेगा तो शिप से तेज चल रही होगी, शिप आगे जा रही है, पीछे उड़ रहा है, तो कैसे रक्षा करेगा हमारी? तो स्पीड बहुत तेज है, अराउंड 900 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कम से कम 900 किलोमीटर चल सकता है ये।
थर्ड, इट इज डेवलप्ड बाय कंपनी बोइंग। बोइंग कंपनी किस देश की है? यूएसए की ही है। चाहे एचसीएस हो, चाहे नया तहसीलदार हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, पेपर में क्वेश्चन आते हैं कंपनीज पर कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, और खास करके वो जो कि न्यूज में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएस में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ये जो रफाल था हम लोगों ने लाए थे टोटल 5, अंबाला में हम लोगों ने इनको लैंड करवाया था, तो ये कौन से रेजिमेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन आया था एचसीएस में ही, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो कौन सी कंपनी ने बनाया हुआ है। हाँ, उसका ये आंसर था। तो ध्यान रखना, रफाल हो गया, पोसाइडन 8 हो गया, या फिर जो और एयरक्राफ्ट हैं जो हम लोगों ने किसी और कंट्री से लिए हैं, तो उनकी कंपनीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जो इंडिया वाले होंगे वो तो किसने बनाए होंगे? एचएएल ने बनाए होंगे, डीआरडीओ ने हेल्प कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। क्लैरिटी सभी को? चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो हम लोगों ने देखा था कौन सी कंट्री का है? इजराइल का। बट व्हाट इज द बेसिक स्पेसिफिकेशंस? पहला ऑप्शन, इट इज डेवलप्ड बाय इजराइल। यस। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है? शॉर्ट रेंज है। लॉन्ग रेंज भी तो हो सकता है कि मिसाइल को दूर से ही देख लिया उसने और वहीं पर उड़ा दिया। शॉर्ट रेंज में क्या हो सकता है कि आपने 4 किलोमीटर पहले देखा इसको और आपने उसको उड़ाया, क्या पता वो जो एयरक्राफ्ट है, वो जो मिसाइल है, आपकी धरती पर ही गिर गई, नुकसान तो फिर भी हुआ ना आपका। शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है? लॉन्ग रेंज है, ये शॉर्ट रेंज है। ये याद करने का तरीका है कि इजराइल की थोड़ी सी बेवकूफी है ये। हमारा जो S-400 है वो लॉन्ग रेंज है, 400 किलोमीटर तक वो अपनी जो मिसाइल्स है वो इंटरसेप्ट कर सकता है, या जो मिसाइल्स है वो लॉन्च कर सकता है, और आने वाली मिसाइल्स को वो अटैक कर सकता है। तो इजराइल की हल्की सी चूक है, आप ये बोल सकते हो। तो इट इज द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या वजह थे? सेकेंड, थर्ड, इट यूजेस तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या होता है? हैं? ऐसे करके दिखाओगे? कुछ बोलते भी होंगे शब्दों में ऐसे। इंटरसेप्ट करना, चले जाओ उड़ा देना मिसाइल को बेसिकली। तो तुम बोल सकते थे ये शब्द। इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है कोई मिसाइल आई और आपने उसको वहीं पर ही उड़ा दिया, इंटरसेप्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल है सिस्टम में, वो कौन सी है? तामीर है। ये ना पूरा का पूरा सिस्टम है। एक सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बाहर से मिसाइल आ रही होगी, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसका पूरा का पूरा मटेरियल, वो सब पता लगाना, कितनी डिस्टेंस पर ये आ चुकी है हमारे पास, कब तक यहाँ पर पहुंच जाएगी, कब हम लोग अपनी मिसाइल लॉन्च करेंगे तो उसको इंटरसेप्ट कर देगी, क्या हमें अपनी मिसाइल का डायरेक्शन रखनी है, क्या इसकी स्पीड रखनी है। ये सब पूरा का पूरा एक ओवरऑल सिस्टम है ये, जिसमें आपकी मिसाइल्स भी हैं जो आपने लॉन्च करनी है, इसमें आपकी डिफेंस वाली मिसाइल्स भी जो कि आपने बाकी मिसाइल से इंटरसेप्ट करवानी है, रडार्स भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आयरन डोम के तरीके से है कि ये वाला जो पूरा एरिया है इजराइल का, इसमें कोई भी जो मिसाइल है वो एंटर नहीं कर सकती, इसके बाहर ही हम सभी को इंटरसेप्ट कर देंगे। ठीक बात है। आयरन डोम भी इजराइल का है, आयरन बीम भी इजराइल का ही है। आंसर क्या रहेगा इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या ये सिस्टम ग्राउंड टू एयर है या एयर टू एयर है? ग्राउंड टू एयर है। मेक सेंस। एयर टू एयर कैसे ही होगा? चलो नेक्स्ट है, देखो ये पूरा बना भी हुआ है सारा का सारा, इंटरसेप्ट वगैरह करने वाले। देखो 4 से 70 किलोमीटर रेंज है इसकी, ये भी आपने ध्यान रखनी है। द रेंज इज 4 to 70 किलोमीटर, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू?
चले हाँ जी, मोबाइल मतलब कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो। सोलर सिस्टम आपका पूरा यहीं कहीं रखा हुआ है, बट मिसाइल तो दूर से आ रही है, किसी और जगह पर जा रही है, तो यू कैन ट्रांसपोर्ट दिस सिस्टम। क्लैरिटी है सभी को? चलें आगे, चलो नेक्स्ट। मेकेदातु प्रोजेक्ट न्यूज में था काफी इस टाइम पर, क्योंकि डिस्प्यूट था बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, कर्नाटका। कावेरी इंटरलिंकिंग है ये। यस यस, पढ़ो पहला ऑप्शन। इट इज ऑन कृष्णा रिवर। अर्कावती ट्रिब्यूटरी है, जहां पर कावेरी और अर्कावती रिवर मिलती हैं। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू रिवर्स, वहां पर हम लोगों ने क्या बनाया है, एक ये डैम बनाना है बेसिकली हमें। ये डैम बनाना है, कहां पर ये बनेगा? इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका में क्यों बन रहा है? क्योंकि बेंगलुरु के लोगों के पास अब पीने के लिए पानी की समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई है, इसीलिए उस एरिया को पानी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लगाया है। बट ये जो कावेरी रिवर है, ये जाती कहां पर है? तमिलनाडु भी जाती है। तमिलनाडु बीइंग अ एग्रीकल्चरल स्टेट, एग्रीकल्चर होती है वहां पर। तमिलनाडु में बारिश कौन से मॉनसून में आती है नॉर्मली? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर विंटर मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून में नहीं आती है बारिश मेरी, लेकिन वहां पर नदियां बहुत सारी हैं, इसीलिए जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है वहां पर। इसीलिए वहां पर चावल की खेती होती है, बिकॉज राइस डिमांड मोर वाटर। एक साल में ये कम से कम 3 क्रॉप्स ऑफ राइस निकाल सकता है तमिलनाडु। 3 वैरायटीज जो कि तमिलनाडु में एक साल में उग सकती हैं, इतना अच्छी सॉइल है वहां पर। लेकिन अगर उसको पानी ना मिले तो क्या एग्रीकल्चर उनकी थोड़ी सी फुलफिल और फ्लरिश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहाँ से कर्नाटका ने पानी छीन लिया, वहां से मुल्ला पेरियार डैम पे केरला ने पानी छीन लिया, है ना, तो तमिलनाडु क्या करेगा? इसीलिए तमिलनाडु गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं बनवाना, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए समस्या जो हल है वो किसी और तरीके से हल हो सकती है। इसके लिए आपको किसी भी रिवर का कोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, या फिर रिवर का कोर्स ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। और वैसे भी कोई भी एक रिवर जो कि 2 स्टेट्स में जाती है, अगर जो अपर राइपेरियन स्टेट है अगर वो वहां पर डैम बनाता है तो इट शुड हैव द कंसेंट ऑफ लोअर राइपेरियन स्टेट। कल को अगर एक नदी हरियाणा से, पंजाब से हरियाणा आती है, पंजाब ने यहाँ पर डैम बना लिया, तो हरियाणा वाले तो बोलेंगे, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर स्टेट है। तो इसीलिए जो इंटरलिंकिंग डिस्प्यूट्स हैं, ये इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ये थोड़े से पेचीदा से होते हैं। तो जो भी डिस्प्यूट चल रहा होगा जिस भी स्टेट्स के बीच में, हमें पता होना चाहिए। ठीक बात है। तो ये वाला है आपका बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर? ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका या फिर इन वेस्टर्न घाट्स। व्हाट इज द सोर्स फॉर गोदावरी रिवर? नासिक, वेस्टर्न घाट्स। व्हाट इज द सोर्स फॉर कृष्णा रिवर? महाबलेश्वर हिल्स। ठीक है, तो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 रिवर हैं जो कि पेनिनसुलर में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं। हम कर चुके नर्मदा तापी का सोर्स, तो अमरकंटक हम लोगों ने किया हुआ है। चलो आ जाओ। तो इट इज ऑन कृष्णा रिवर, यस और नो? इट इज ऑन कावेरी एंड अर्कावती का कॉन्फ्लुएंस पर। सेकेंड, इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर ये होता तो फिर पूरा पंगा ही नहीं होता। तो ये कहां पर है? हमारा कर्नाटका स्टेट में। एस्पेशली फॉर द fulfilling the demands of people for the drinking water purposes of Bengaluru region से रेफर से। सही बात है। इसका आंसर क्या रहेगा फिर? डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज टॉप इन्वेस्टर्स with almost a third of all investments in FDIs? सिंगापुर, USA, मॉरिशस या फिर नन ऑफ द अबव?
सिंगापुर या मॉरिशस? मॉरिशस, मॉरिशस पहले था लेकिन अब कौन है? सिंगापुर है। क्यों? क्योंकि मॉरिशस के साथ हम लोगों ने क्या साइन कर ली थी? सारा कुछ बताना पड़ेगा उसके लिए, इतनी तुम में हिम्मत नहीं है। मैं समझ गई, मैं समझ गई, समझ डायलॉग मारा सिर्फ मैंने। हाँ जी, हाउसिंग। हम लोगों ने डील साइन की थी मॉरिशस के साथ में, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस थोड़ी सी हमारी कम हो गई थी। दैट ट्रीटी जो थी ना, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, कि एक कंपनी को दोनों जगह पर टैक्स ना देना पड़े। जो उसका एरिया है जहां पर उसका प्रॉपर ऑफिस है वहीं पर उस कंट्री में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसकी ब्रांचेस अलग अलग हो सकती हैं। तो मॉरिशस में क्या है, बेसिकली जीरो टैक्सेशन है, टैक्स हेवन कंट्री है ये। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपना जो पैसा है वो मॉरिशस में दिखा दिया था ताकि टैक्स ना देना पड़े, ताकि ऐसा ना हो कि मॉरिशस में भी टैक्स दे दिया और इंडिया में भी टैक्स दे दिया, क्योंकि इंडिया में ऑपरेशन कर रही है, वो है मॉरिशस की कंपनी बेसिकली। तो इस चक्कर में क्या था, एक ट्रीटी साइन की थी कि डबल टैक्सेशन ना हो जाए। इसीलिए आपकी मर्जी है कि आप चूज कर लो कि आपको किसी एक कंट्री में टैक्स देना है। आपने चूज कर ली मॉरिशस क्योंकि वहां पर जीरो टैक्सेशन है। जितना पैसा आपने इंडिया में कमाया वो आपने दिखा दिया कि वो मॉरिशस में ही कमाया गया है। कुछ क्राइटेरियाज ऐसे थे, उसको ठीक करने के लिए सरकार ने ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी को अमेंड किया था कि अगर आपका ऑफिस यहाँ पर है, जहां पर आप बैठकर काम करते हो, जहां पर आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं, जहां पर आपका ऑफिस रहेगा, आपको टैक्स भी वही देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो FDI है मॉरिशस थोड़ी सी कम हो गई थी हमारे यहाँ पर। तो सिंगापुर अभी मेजर डेस्टिनेशन, मेजर सोर्स स्टेट फॉर दी FDI, पहली चीज ये। सेकंड नंबर पर कौन है? मॉरिशस। सेकंड पर है आपका मैक्सिको, खुद गरीब देश है बहन वो। पनामा, पनामा चंडीगढ़ जितना है, इतना छोटा कंट्री है वो। अच्छा, तो बहुत सारे हैं आपके सारे, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, सेशल्स, मॉरिशस, सारे ही टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वैसे तो। सेकंड है आपका USA, सेकंड इज USA। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में FDI आई है तो आई है, बट सबसे ज्यादा कहां पर आई है? गुजरात। तो गुजरात इज द टॉप डेस्टिनेशन स्टेट फॉर FDI। क्लैरिटी है अपने को। सेकंड नंबर पर कौन रहे, कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र या कर्नाटका? अमन पहले कितना श्योर था, उसकी जिंदगी में खुशी थी, एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। महाराष्ट्र, सेकंड इज इन महाराष्ट्र। कर्नाटका थर्ड पर है। तो क्लैरिटी है अपने को कि सबसे टॉप सोर्स स्टेट कौन सा है FDI का? FDI का मतलब सभी को पता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर देना मुझे उसका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FII एंड FDI? टेन परसेंट का क्राइटेरिया है। अगर आपने किसी कंपनी में 10% से कम में इन्वेस्टमेंट करी है, शेयर खरीदे हैं उसके, तो आपने क्या की है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और अगर वो 10% से ज्यादा है तो वो क्या बन जाती है? FDI बन जाती है। ठीक बात है, याद रहेगा क्राइटेरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्वामी फंड, मतलब कहने को ये स्वामी है लेकिन इसकी फुल फॉर्म है एक। पढ़ो पहला ऑप्शन। द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द फंड इज SBI कैप वेंचर्स। फंड है बेसिकली ये। फंड क्या करता है? पैसे लगाएगा कहीं पर, एक तरीके का म्यूचुअल फंड है ये। ठीक है, जो पैसे इसमें आएंगे वो कहां लगेंगे? सेकंड ऑप्शन पढ़ो जरा। द स्पॉन्सर ऑफ द फंड इज सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फंड्स आर जनरली इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंफ्यूजन हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आप टिक कर देना।
अगर श्योर हो तो फिर उस मिनिस्ट्री को मार्क कर देना। चलो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो जरा। दिस इन्वेस्टमेंट फंड वाज फॉर्म्ड टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच आर स्टक ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी लेकिन वो फंड्स की कमी की वजह से पूरे नहीं हो पाए। पूरे तो करने किसी न किसी तरीके से, पूरे कैसे करोगे, पैसे चाहिए होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, स्वामी फंड से। इस फंड का जो पैसा है कौन सी कंपनी को जाना चाहिए या फिर कौन सी कंपनी को नहीं जाना चाहिए जिसने की बिल्डिंग्स को बीच में रोक दिया था, किस कंडीशन की वजह से रोका गया था, ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही इस फंड में से पैसे दिए जाएंगे टू डिफरेंट कंपनीज। तो ये गवर्नमेंट का फंड है बेसिकली। इसका जो बेसिक मकसद है वो थर्ड ऑप्शन ही है हमारा। रेरा का मतलब क्या है? रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कि कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किसी भी पर्सन को धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने 40 लाख का पूरा घर खरीदना था, आपने 20 लाख पहले दे दिए, 20 लाख आपको तब देना जब आपने घर की पोजीशन लेनी थी, बट वो जो पर्सन है, जो बिल्डर है, वो भाग गया पैसे लेकर। तो ये सब चीज़ों का देख रेख करने के लिए हम लोगों ने रेरा बनाई थी कि प्रोजेक्ट सही टाइम पर डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने पैसे लिए थे 2 साल का बोलकर आपने लगा दिए 5 साल, तो क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए किसी भी जो बेनिफिशियरी है उसको? तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कौन देखता है? रेरा देखती है। और जिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को रेरा ने सर्टिफाई कर दिया, इसका मतलब उसमें जो पूरा का पूरा बिल्डर है उसकी थोड़ी सी जो एक इमेज है वो अच्छी है बेसिकली, अगर उसको सर्टिफाई रेरा ने सर्टिफाई किया हुआ है तो इससे इसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो फाइनेंशियल वैल्यू है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ अगर इसमें हम घर खरीदेंगे तो नुकसान नहीं होगा। हमारी ग्रीवांसेस को सुनने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बैठी हुई है ऊपर। ठीक बात है। तो रहेगा यार स्वामी फंड किसके अंडर आता है, किसके लिए काम करेगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा कि कौन सा पैसा कहां पर जाएगा? SBI कैप वेंचर्स। चले आगे, चलो नेक्स्ट है A76 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग। सुना था ये इस महीने में कहीं ना कहीं। आइसबर्ग होते क्या है? पहली बात तो ये है ग्लेशियर, ब्रोकन ग्लेशियर। चेतन शब्दों में बयान करो। टुकड़े, बड़े टुकड़े। डिफरेंस बिटवीन ग्लेशियर, आइस शेल्फ और आइसबर्ग। वाटर के अंदर जो रहते हैं, आइस शेल्फ हवा में है। नहीं, वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। हाँ, दिखाई भी नहीं देते वो अलग बात है, बट वाटर के अंदर तो है। बर्फ का टुकड़ा भाई। तो मैंने गलत तो बोला ही नहीं तुम्हें, मैंने बोला ही अर्चिता ने गलत बात बोली है। मैं तो और आपसे आपके ओपिनियंस मांग रही हूँ कि और भी क्या आपको लगता है कि आइसबर्ग्स होते होंगे। बताने तो मैंने है ही, 2 मिनट तो लगाने ही मैंने आप लोगों पर कि फिर बोलोगे हमसे नहीं पूछा। हाँ मन, सरफेस एरिया। सुनो भाई, एक होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर वो पूरे के पूरे आइस के मासेस जो कि रहते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड पे, उनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। दूसरे वो, जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ से वाटर शुरू हो जाता है, यहाँ पर आपका लैंड वाला एरिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा इतना यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियर बोलेंगे। अगर बर्फ का टुकड़ा ऐसे है, आधा लैंड पर है और आधा वाटर में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइस शेल्फ। अब धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा इस वाले रीजन पर तो टूट जाएगा। जब ये टूट के टुकड़ा ये सिर्फ यहाँ पर रह गया और ये टुकड़ा चला गया पूरा का पूरा वाटर में, इसको हम क्या बोल देंगे? आइस बर्ग।
जो कि पूरा डिटैच रहता है फ्रॉम द ग्लेशियर या फिर आइस शेल्फ। आइस शेल्फ होता है जो कि आधा पानी में होता है और आधा लैंड पर होता है, कगार पर है टूटने की। तीनों में हल्का सा ये डिफरेंस है। तो ये क्या है आपके, आप ध्यान रखना आइस शेल्फ से ही मेनली आइसबर्ग बनते हैं, क्योंकि ग्लेशियर मूव करता है, अपने को पता है ग्लेशियर मूव करेगा। ज्योग्राफी में किया होगा आप लोगों ने, किया पीछे मोरेज छोड़ता हुआ चलता है ना, तो वो वाला कंसेप्ट है सारा का सारा। ये बनाता, कौन सी वैली बनाता है ये, यू शेप या वी शेप वैली, यू शेप वैली। वी शेप वैली बनाती है रिवर्स, वो रिवर्स जो कि बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है। ठीक है, चलो अब बताओ जरा इसका पहला ऑप्शन। इट हैज कार्व्ड फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ रोने आइस शेल्फ lying in the Weddell Sea in Antarctica या आर्कटिक, अंटार्कटिका। फर्स्ट वाली ऑप्शन ठीक है, वही तो पूछ रही तुम लोगों से। क्या लग रहा है, ईस्टर्न साइड लग रहा है। इतनी डिटेल में नहीं लिखा होगा मैंने, और एग्जामिनर ने भी नहीं ध्यान दिया होगा कि वेस्टर्न है कि ईस्टर्न है। दिस इज ऑन द वेस्टर्न साइड। सिर्फ और सिर्फ आइस शेल्फ का नाम ध्यान रखेंगे, रोने आइस शेल्फ है, वेडल सी है आसपास, और वहां पर ये टुकड़ा टूटा है और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग बन चुका है। जो आपकी शिप्स होती है वो टकराती है आइसबर्ग से। कौन सी टकराई थी, टाइटैनिक, इट हिट द आइसबर्ग। चलो सेकेंड ऑप्शन, इट हैज सरपास द नाउ सेकेंड प्लेस A23A एंड ऑल्सो फ्लोटिंग इन दी वेडल सी। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले, इससे पहले सबसे बड़ा जो आइसबर्ग था उसका नाम क्या था, A23A, और अब कौन सा हो गया, A76। पेपर में क्वेश्चन आता है A76 इज बेसिकली दिस टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज व्हाट, मीटियोराइड है, आइसबर्ग है, ग्लेशियर है, क्या चीज है ये, तो ये है आपका आइसबर्ग। ठीक बात है, चलें आगे। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सी, बोथ 1 and 2। याद रहेगा, रोने आइस शेल्फ, वेडल सी। मर्जी है, नाम है अगले का। तुम्हारा नाम पंकज क्यों है, क्या पता उस एरिया में रहते हो, उस एरिया के 20 की लाइन में होंगे, उस एरिया के 30s की लाइन में होंगे, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आत्मचिंतन नहीं करना हमें, समाधि नहीं ग्रहण करनी, सोचते सोचते पेपर निकालना लगेंगे और पैसे कमाएंगे अपनी ही कमाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दा विंची प्लस एंड वेरिटास मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, सी, स्टडी वीनस कंपोजिशन। क्या दोनों ही सेम काम करेंगे, अगर सेम काम करें दोनों भेज क्यों रहे, एक ही भेज दो। और अलग अलग काम है तो फिर कौन से अलग अलग काम है वो बता दो। आपका नाम क्या था, मैं भूल गई। गुरकीरत, गुरकीरत बताओगे जरा क्या काम है दा विंची प्लस और वेरिटास का। पहले तो लिखो तुम इनकी फुल फॉर्म आएगी इनकी। दा विंची प्लस की लिखो। अच्छा, किसके मिशन है, नासा, ESA या फिर नासा के ही है। चलो, इंडिया का नाम, इंडिया वाले का नाम क्या है वीनस के लिए जो भेजेंगे हम, शुक्रयान। हम पढ़ते नहीं चक्करों में, सोचना भी क्यों है, दिमाग लगाना तो कहीं और लगा लेते हैं ना। लिखो दा विंची प्लस की फुल फॉर्म, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ noble gases
केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। पढ़ो जरा दोबारा एक बार। अगर दा विंची प्लस जा भी रहा है तो ये वीनस पर क्या स्टडी करेगा? इसका सरफेस या एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर। वहां पर कौन सी गैसेस हैं, कौन सी गैस रिएक्ट करती है, कंपोजिशन क्या है, पहले कैसा रहा होगा, अब कैसा है, जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ होगा, ये सब पता करने के लिए भेजा है दा विंची प्लस। सेकेंड लिखो वेरिटास की फुल फॉर्म। वीनस एमिसिविटी। वीनस एमिसिविटी एमिशन वाले की रिगार्डिंग टर्म है ये। एमिसिविटी कॉमा रेडियो साइंस। रेडियो साइंस इंसार INSAR रेडियो एक्टिविटी इंसार कॉमा टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किसके लिए रहेगा? सरफेस या एटमॉस्फेयर? सरफेस है ना। तो बेसिकली वीनस का सरफेस कैसा है, कौन से मिनरल्स उसमें प्रेजेंट हैं, क्या उसमें कंपोजिशन है कि हम लोग वहां पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। सही बात है। ये पता करने के लिए दा विंची प्लस जाएगा एटमॉस्फेयर के लिए। दा विंची में स्टार्टिंग में ए है तो एटमॉस्फेयर, वेरिटास में लास्ट में एस है तो सरफेस। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है आपके लिए, अलग अलग भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। नासा का मिशन है, कौन से प्लेनेट को हम लोग बोलते हैं अर्थ ट्विन? मार्स को क्यों नहीं बोलते? धरती पर, धरती के बाद तो वहां पर लाइफ पॉसिबल है। साइज मार्स इज स्मॉलर देन अर्थ। स्मॉलर देन अर्थ। वीनस की साइज और शेप जो है सारे के सारी मिलती है अर्थ से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। पहली बात ये। दूसरा, बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं अपनी एक्सिस पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अपनी एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। एक तो वीनस हो गया, एक यूरेनस हो गया जी। वीनस और ये घूमते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हमारे यहाँ पर सूरज पहले कहां पर निकलता है, ईस्ट में या वेस्ट में? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 ईस्ट में निकलता है। यहां पर पहले सन कहां पर राइज होगा? वेस्ट में। सन राइज होता है कोई चीज? सन तो स्टेबल है, घूम तो हम रहे हैं। ध्यान रखना, मतलब बच्चे को सिखाओ 5वीं क्लास तक कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। तो 6ठी क्लास में बोल दो सन नहीं आता जाता, हम घूम जाते हैं, तो दिमाग नहीं खराब होगा? स्टार्टिंग से बता दो, स्टार्टिंग से बता दो कि यार हम घूम रहे हैं। कितना मुश्किल बात है बताना। आ जाओ, इसका आंसर मुझे बताओ। वीनस इज कंपोजिशन। होमवर्क लिखो। रोटेटिंग टाइम पीरियड फॉर वीनस एंड रिवॉल्विंग टाइम पीरियड फॉर वीनस। रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग टाइम पीरियड फॉर वीनस, कि यहाँ पर एक दिन कितने घंटे का होता है और एक साल कितने दिन का होता है। होमवर्क आप लोगों के लिए। अब कल तो क्लास होगी नहीं तो होमवर्क कैसे चेक करवाएंगे हम आपसे? ईमानदारी से कर लेना, ठीक है? बाकी तुम दिखोगे तो मुझे यहाँ घूमते फिरते ही तो पूछ लूंगी मैं। हाँ, अभी नहीं करना, घर जाए करेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? अब परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर्स भी हो सकता है, परफॉर्मेंस इन एजुकेशन भी हो सकता है।
तो कैसे याद रखोगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके रिगार्डिंग है? हाँ, क्लासेस में ग्रेड्स मिलते हैं ABCD, तो ये किसके रिगार्डिंग है? एजुकेशन के रिगार्डिंग है। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये तो हो गया क्वेश्चन आप लोगों ने जो यहाँ देखा। अब क्वेश्चन ये है कि इस इंडेक्स में टॉप कौन से स्टेट ने किया है और बॉटम में कौन है? पंजाब इज एट द टॉप। बाकी इन्हीं को कुछ नहीं याद होता कि कौन टॉप पर है कौन बॉटम पर है। पंजाब याद है इसे आज, शाबाश, बेस्ट कंटेंडर फॉर तहसीलदार पोस्ट। बॉटम में कौन है? बिहार या झारखंड होगा या छत्तीसगढ़ होगा, टिक जाओ कहीं तो। लद्दाख, लद्दाख इज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। क्वेश्चन अब ये भी है कि कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से आपने बताया कि ये स्टेट टॉपर है एजुकेशन सेक्टर में और ये स्टेट सबसे बॉटम रैंक पर है। क्वेश्चन तो यही बनता है, पैरामीटर्स लिखो इसके। पैरामीटर्स लिखो इसके। पहला आउटकम्स, पहला है एजुकेशन आउटकम्स, कि किस स्टेट में एनरोलमेंट रेशो ज्यादा है, किस स्टेट में ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, किस स्टेट में जो गर्ल्स एजुकेशन उसके ऊपर काम किया गया है, किस स्टेट में एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनवाए गए हैं, गांवों में, शहरों में, हर जगह पर। तो ये आउटकम्स क्या है बेसिकली, कि लोगों को, बच्चों को एक्चुअली चीजें समझ कितनी आई है। होगा कि मतलब 10, अगर आपने इस क्लास में 100 बच्चे एडमिशन किए हैं तो कम से कम उसमें से 99 तो पास होने चाहिए। अगर उसमें सिर्फ पास ही 10 बच्चे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशन आउटकम है वो थोड़ा सा खराब है। आउटकम खराब कब होता है? जब इनपुट्स खराब होते हैं, टीचर एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्कूल्स में बैठने के लिए क्लासेस नहीं होती है, बेंचेस नहीं होते हैं, तो आउटकम से सब चीजें मेजर की जा सकती है बहुत इजीली। दूसरा है, लिखो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट मतलब आजकल जो स्कूल्स में टीचर्स हैं, आप उनसे कभी बात करना, आपको बताएंगे कि वो पढ़ाने के अलावा सब काम करते हैं। मतलब किसी बच्चे की शीट बनानी है कि वो कितने दिन स्कूल में आया है, इसके इस एग्जाम में कितने नंबर आए थे, मतलब हर बच्चे का एक जो पूरा इवैल्यूएशन है वो किया जाता है। कहीं पर नशा मुक्ति केंद्र वगैरह लगाने के लिए बच्चों को वहां पर लेके जाया जाता है, या फिर कोई और प्लांटेशन ड्राइव चला दी गई है, उसके लिए बताओ कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसको पूरा कंडक्ट करवाओ, सुबह जाओ शाम को आओ। मतलब पढ़ाने के लिए सारे काम हो रहे स्कूल्स में, जो एक काम है वो नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप स्कूलों को गवर्न कैसे कर रहे हो, मैनेज कैसे कर रहे हो? आपने सब काम भी करने हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं करने हैं। बच्चों को ये जो नशा मुक्ति के अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाने हैं आपने, बट विद द बैलेंस। ऐसा ना कि पेपर अगर मार्च में तो फरवरी आपको याद आया कि हाँ पेपर भी तो लेने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी तो है, 1 महीने में सारी बुक खत्म। तो ऐसा ना हो कि पूरा ओवरऑल आपने ईयर में थोड़ा सा बैलेंस सा बना के रखना है। तो वो गवर्नेंस और मैनेजमेंट कैसी रहेगी वो आपने देखनी है, उस हिसाब से आपको रैंक दिया जाएगा। ठीक बात है। तो आउटकम्स प्लस गवर्नेंस, ये 2 कैटेगरीज हैं जहां पर किसी भी स्टेट को रैंक किया जाएगा इन दी परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर। वो टॉप पर है पंजाब, बॉटम में है लद्दाख। सेकंड नंबर पे कौन है? केरला, चंडीगढ़ है। अरे स्टेट / यूटी, तमिलनाडु 3rd पर है, केरला 4th पर है। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। चलो रहेंगे याद, पहला ही याद रखना है, बॉटम वाला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये लिखे हुए सारे आपके स्केल्स। अच्छा, इनिशिएटेड बाय, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इट इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से वैसे याद रह जाएगा आप लोगों को। ये आपका नोडल एजेंसी है जो कि पूरा का पूरा कार्यभार संभालता है इसका। चलें आगे, चलो। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून, 29 मई,
19 जून या 19 मई? 29 जून। क्वेश्चन अब ये है कि हम क्यों मनाते हैं इसे? पीसी महालनोबिस कौन है ये? स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। सही बात है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी है? बर्थ एनिवर्सरी। ओके। महालनोबिस मॉडल आप सभी को पता है, कौन सा 5 प्लान था वो? सेकेंड 5 प्लान, जहां पर फोकस किसके ऊपर था? इंडस्ट्रीज पर। फर्स्ट वाला किसके नाम पर था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, किसके ऊपर फोकस था इसमें? एग्रीकल्चर पर। तो ये 2 प्लान्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इस पर्सन का नाम ध्यान में रखना है, पीसी महालनोबिस का। इन्हीं के नाम पर हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ इंडिया भी है, कोलकाता में है आई थिंक वो। तो पूरे के पूरे जो डेटाज हैं वो कैसे अरेंज करने हैं, कैसे कोई पॉलिसी बनानी है, कितने पैसे किस स्कीम पर खर्च करने हैं, जो पूरा का पूरा मॉडल है वो दिया गया था बाय पीसी महालनोबिस, जिसकी वजह से इंडिया ने इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा ग्रोथ की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमें याद है कि सेकंड 5 प्लान में हम लोगों ने फोकस किसके ऊपर किया था? जो हेवी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, जिनके ऊपर बाकी और इंडस्ट्रीज हमारी डिपेंड करती हैं। कोल पर बाकी से इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं, सर्विस सेक्टर डिपेंड करता है उसके ऊपर। बिजली ना तो पढ़ाई कैसे होगी? तो पहले उसको संभालो, बाद में ये सब करेंगे। दैट मॉडल वॉज गिवन बाय द पीसी महालनोबिस, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। अब अंटार्कटिका ट्रीटी, हम लोगों ने आर्कटिक ट्रीटी तो कर ली थी, हम लोगों ने आर्कटिक काउंसिल भी कर ली थी। कौन बताएगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आर्कटिक काउंसिल? 8। कौन कौन से हैं? कनाडा, यूएसए, रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और हो गया यूएसए। दूसरा तो बोला तुमने यूएसए। डेनमार्क, डेनमार्क रह गया था, डेनमार्क है। तो टोटल 8 कंट्रीज हैं आर्कटिक काउंसिल के। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, बट इंडिया इज एन ऑब्जर्वर कंट्री फॉर आर्कटिक काउंसिल। यस, ठीक है। अब बताओ अंटार्कटिका ट्रीटी, फर्स्ट ऑप्शन। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। देखो ट्रीटी अगर है तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया होगा? ट्रीटी है एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आपने सुरक्षित करवाना है बाकी सभी कंट्रीज से, कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, दिस इज नोन एज ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन का मतलब होता है जहां पर आपने पूरा का पूरा एक एरिया ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि दिस डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द नेशन बट इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ द नेशंस। किसी सिर्फ एक का अधिकार नहीं, सभी का अधिकार है। तो डिफिनेशन चाहिए पहले, उसके लिए हमें सभी कंट्रीज को बैठाया गया और पूछा गया कि क्या आप ये सहमत हैं इस बात से कि हम किसी भी तरीके की इलीगल फिशिंग यहाँ पर नहीं करेंगे? आप मानते हैं नहीं करोगे इलीगल फिशिंग वहां पर जाकर? वहां पर आप किसी भी तरीके की ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज नहीं करोगे? वहां पर अगर आप जाओगे भी तो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस रहेगा आपका? रिसर्च पर, एजुकेशन पर, है ना, इनोवेशन पर। तो ये ट्रीटी बेसिकली साइन कर जाती है सभी कंट्रीज से। फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा, यस इंडिया इज अ मेंबर। सेकेंड, Antarctica is defined as all of the lands and ice shelves south of 80 degrees south latitude. If yes तो okay, if no तो why no? 80 नहीं है, 60 है, 65 है, 70, कितना डिग्री लैटिट्यूड है? आपके हिसाब से 60 है, ओके। और किसी का हिसाब किताब? 70 लगा लो, सब्जी खरीद रहे हो, फिर 60 लगा लो। सारे पिटने वाले काम चेतन के। क्या लगता है 60, 70, 80?
60। टोटल 90 डिग्री है आपके पास साउथ नॉर्थ। अंटार्कटिका इज अ बिग कॉन्टिनेंट, कोई छोटा सा कॉन्टिनेंट नहीं, सिंपल पोल नहीं है ये, नॉर्थ पोल है साउथ पोल हो, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ पोल, साउथ पोल इज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो 60 डिग्री साउथ के नीचे जितना भी आपका एरिया है दैट बिलोंग्स टू अंटार्कटिका। और अगर आप इसके नीचे जा रहे हैं तो किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी है जो ट्रीटी में प्रोहिबिटेड है वो आप नहीं करोगे जाके, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इट वॉज एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961, यस और नो? होना तो चाहिए क्योंकि सेकंड चला गया इसमें से, तो आंसर क्या रहेगा 1 और 3। और नहीं भी देखा तो हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल। चलो अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली जून में सो कितने साल हो जाएंगे सी सेट तुम्हारा 61 61 और 62। ठीक है 1961 में ये आई थी, 61 साल इसको हो जाएंगे अभी इस जून में। जून में करंट अफेयर करें तो उस टाइम में 60 साल हुए थे उसको, इसलिए न्यूज में था काफी है कि क्या एक्चुअल में हम लोगों ने जो अंटार्कटिका ट्रीटी में बोला था क्या उसको हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर काफी डिबेट चली थी। चलो आ जाओ, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं टोटल? बहुत सारे होंगे, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज होंगी, याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, नहीं याद करेंगे इसे। चलो नेक्स्ट आओ, आंसर इसका सी 1 और 3 ना, 2 गलत है बिकॉज इट इज नॉट 80 डिग्री से साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री है ये। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो सर्वे का नाम ही ऐसा है तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इससे। ग्लोबल सर्वे नाम से क्या लगता है कौन सा सर्वे होगा ये? सुखबीर क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता? नवजोत क्या रहेगा, कौन सा सर्वे होगा ये? नाम से ही क्लियर है यार, ट्रेड फैसिलिटेशन। कि किन्हीं भी 2 कंट्रीज के बीच में आपका जो ट्रेड है वो कितना अच्छा चल रहा है, कितने आपके एक्सपोर्ट्स हैं, कितने आपके यहाँ प्रोडक्शन अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है पूरे की पूरी इंडस्ट्रीज की, ये सभी बताया गया सर्वे। पढ़ो पहला ऑप्शन, इट इज कंडक्टेड बाय यूनिस्कैप। यूनिस्कैप क्या है? इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक की बात करता है ये जो आपका इसमें लास्ट में एपी है दैट इज फॉर एशिया पैसिफिक। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, यूएन कमीशन, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन इन एशिया पैसिफिक। इट इज अ बाइनियल इंडेक्स, 2 साल में एक बार होता है। यस यस, इस 2 साल में एक बार होता है। थर्ड है आपका इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री व्हेन कंपेयर टू द साउथ एशिया पैसिफिक रीजन। पूरे वर्ल्ड से कंपेयर नहीं कर रहे हैं भाई, पहले बता रही हूँ, सिर्फ साउथ एशिया से कंपेयर। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान है साउथ एशिया में, चाइना है नहीं है, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, क्या इन सब में भी कम्पीट नहीं कर पा रहा है इंडिया? कर पा रहा है, करना भी चाहिए, तो कर भी रहा है। इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री अंडर दिस साउथ एशिया पैसिफिक रीजन। रहेगा याद? ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका सही? फिर तीनों ही सही है, तो डी ऑल ऑफ दी अबव। चलो नेक्स्ट करेंगे, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम बीन इंस्टॉल्ड? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? बरेली?
हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। शाबाश। क्या होता है ग्रीन एटीएम? अनाज ले सकते हो उसमें, जैसे पैसे निकालते हैं वैसे ही? नहीं, फिर उसके रिगार्डिंग था कुछ, ये पीडीएस के रिगार्डिंग था कुछ ये। पंकज, जैसे आपने एटीएम कार्ड मशीन में डाला, पैसे निकाल सकते हो अगर अकाउंट में हो तो, नहीं हो तो? वैसे ही आपने आधार कार्ड इंसर्ट करना है, आधार कार्ड आपका लिंक रहता है पीडीएस पूरे एनएफएसए से, तो अगर आप उसमें से कितने निकाल सकते? कम से कम 70 किलो गेहूं, चावल, ये वाली जो क्रॉप्स है वो आप निकाल सकते हो इसमें से। तो पूरा का पूरा ग्रीन एटीएम है। ये 3, मुझे 2 याद आ रही हैं। एक और है, एक और है, आई थिंक लिखा ना हो इसमें कहीं। हाँ, मिलेट आपका जवार, बाजरा और रागी, ये भी मिल सकते हैं उसमें से। तो कम से कम 70 किलोग्राम जो है आप इसमें इजीली निकाल सकते हैं एक बारी में। नहीं मतलब जितना आपको ऑथराइज्ड होगा निकालना। जैसे 5 किलो चावल मिलते हैं ना एनएफएसए के तहत, 2 रुपए किलो वो मिलते हैं गेहूं, तो उस हिसाब से जो भी आपके बेनिफिट्स रहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो कहाँ पर है ये पूरे इंडिया में? पहला हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। The practice of दरबार शिफ्टिंग is associated with which state? जम्मू, हिमाचल, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? जम्मू एंड कश्मीर। क्या है नॉर्मली? कैपिटल शिफ्टिंग फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू या जम्मू टू श्रीनगर। मौसम के हिसाब से आप विंटर में कहाँ जाएंगे? हाँ, तो दरबार मूव बेसिकली अभी चल रहा है कि बंद कर दिया गया है? ये बंद कर दिया गया है जब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। पिछले साल बंद हुआ है बेसिकली, क्योंकि होता क्या था कि पहले जम्मू में कैपिटल रहेगी आपकी, फिर श्रीनगर में रहेगी, जितनी सारी फाइल्स हैं आपकी वो सारी कश्मीर जाएंगी, तो पूरा का पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आ जाता था। तो अब इसको खत्म कर दिया गया है। तो देयर विल बी ओनली वन कैपिटल। कौन सी? जम्मू या कश्मीर? जम्मू या श्रीनगर? श्रीनगर। इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी 2-2 कैपिटल्स हैं, 3-3 कैपिटल्स हैं? आंध्रा की भी है, आंध्रा में 3 बनाई गई थी अभी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल कैपिटल। हिमाचल प्रदेश में भी 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। उत्तराखंड में कौन कौन सी है? एक देहरादून होगी और एक और कौन सी है? कैसे है कुछ नाम? गैरसेन? नहीं, जगह तो है, कैपिटल है क्या एक्चुअल में ये समर्स वाली? मुझे नहीं श्योर है इसका, उत्तराखंड का श्योर नहीं है। ठीक है, होमवर्क लिखो। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स के नाम और इसके बारे में न्यूज में क्यों था ये? एक तो अमरावती हो गई, विशाखापट्टनम हो गया, एक जुडिशियल हो गया आपकी कुरनूल। ठीक है, होमवर्क हो गया आपका यहीं पे। शुरू कब हुआ था? नो आइडिया, ईयर नहीं याद। मुझे लगता है इसका पूछा भी नहीं जाना चाहिए, अगर पूछ रहे हैं तो फिर इसमें लिखा हुआ है वैसे तो 149 ईयर ओल्ड, 150 साल पहले। आप माइनस कर लो इसमें से, 1800 के करीब पहुंच जाएंगे, 1870 के करीब, 70 या 71, 72, 73, देख लेना इसमें से कितने माइनस होते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ये तो हम कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन, रिवीजन है इसका। पहला बताओ ऑप्शन, नीति आयोग,
केरला टॉप, बिहार बॉटम या झारखंड बॉटम? है कर्नाटका टॉप पर था, केरला नहीं था। केरला टॉप पर है आपका और बिहार इज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। नीति आयोग रिलीज करता है। सेकंड रैंक पे कौन है? लिखो, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु बोथ। अब इसके पैरामीटर्स कुछ होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल इंडेक्स से है, क्या पैरामीटर्स रहे होंगे? 17 टारगेट्स वाले, 17 गोल्स और 169 टारगेट्स। साल कहां से कहां तक? 2015 से 2030 तक। और वो कब से कब तक थे आपके एमडीजीज? 2000 से 2015 तक। इसको हम बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। कितने थे ये टोटल? एसडीजी तो टोटल 17 गोल्स हैं, एमडीजी कितने थे? 8 थे टोटल। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज इन विद इन विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, या फिर नन ऑफ द अबव? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पब्लिक एंटरप्राइज है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। जी देवियों सज्जनों, ए या बी? और न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज से निकालकर कहां डाल दिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इसलिए न्यूज में था ये। मतलब लॉजिकली होना चाहिए ऑप्शन बी में, लेकिन ये अब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। क्या करता है ये काम डिपार्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस? डिसइन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। वो तो दीपम नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वो दीपम है। पब्लिक एंटरप्राइज जो पीएसयूज हैं, उनकी फंक्शनिंग वगैरह ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बंद करना है इसको, इसकी जो लैंड है वो मोनेटाइज करनी है, किसी और को देनी है, ये सब सारे काम इसके रहते हैं। चलो आंसर क्या रहेगा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पेपर में ध्यान रखना पूछा क्या है कि पहले किसके अंडर था आता था या फिर अब किसके अंडर आता है। ध्यान से पढ़ेंगे तब क्वेश्चन को मार्क करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट ग्रुप निकाला है जिसका बेसिकली काम क्या है? टू फिक्स द मिनिमम वेजेस, कि किसी भी इंडस्ट्री में कम से कम कितने पैसे मिलने चाहिए किसी भी पर्सन को अगर वो पूरा दिन काम कर रहा है तो ये जो कमेटी है इसका नाम क्या है? अजीत मिश्रा कमेटी, विजय मिश्रा कमेटी, केवी कामत और सुदर्शन लाल कमेटी? सी पीवी कामत कमेटी। सुरेंद्र क्या लगता है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और कोई सी ऑप्शन वाला? आप सभी सी इसलिए बोल रहे क्योंकि आपने नाम ही यही सुना है। सुदर्शन लाल क्या पता कोई हो, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन ही ना हो। ये खुद से बना रखे मैंने नाम, देख रहे हो क्रिएटिविटी। मिश्रा हो सकते हैं, एक मिश्रा हो सकता है इनमें से। ए ऑप्शन। आपका नाम क्या है सर? हरजिंदर। ए ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन ही है।
अजीत मिश्रा कमेटी इज स्पेशली फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस। कैसे याद करोगे? अजीत मिश्रा मिनिमम वेजेस, MM। अच्छा, और कैसे याद करोगे? मिनिमम वेजेस में MI है और इसमें मिश्रा में MI है। याद तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, अब सहना पड़ेगा। और कुछ तरीका? पैसे कमाना मतलब जंग लड़ना, और जंग में जीता जाता है, हारा नहीं जाता। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, मतलब जो भी आपका दिल करे, बट याद होना चाहिए। कल पूछूंगी तो पता हो आप लोगों को। चेतन, एक्सप्रेशन नहीं देने ऐसे कि क्या ही बोल दिया। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो बता दो। दोबारा बता चुके हो मुझे, बहुत बार, 3-4 बार बता चुके हैं, आप भी बता दो एक बार। रजत, ओके। रजन, रजन, राजन हो गया ये तो, ऐसे ही है। चलो, ओके। हाँ जी, PV कामत कमेटी का बैंकिंग सेक्टर की रिगार्डिंग था ये, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए। PV कामत कमेटी, होमवर्क लिखो, PV कामत कमेटी। आपको कुछ कमेटीज लिखवा रही हूँ। हाँ जी, KV कामत है वो, चेक कर लेना। रे PV KV जो भी है, कामत कमेटी लिख लो। कुछ कमेटीज लिखो, कामत कमेटी लिखो, कस्तूरी रंगन कमेटी लिखो, कस्तूरी रंगन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी लिखो, माधव गाडगिल कमेटी, माधव गाडगिल लिखवा रही हूं मैं, ध्यान से देख कर आना इसे। और याद आएगी तो लिखवाऊंगी साथ साथ। चलो, आपने वो तो की होंगी, नरसिंह कमेटी 1, नरसिंह कमेटी 2, वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं। चलो आ जाओ। Who topped in the exports of palm to India? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या कंबोडिया? इंडोनेशिया। अभी मलेशिया होगा या पहले मलेशिया था? पहले मलेशिया था, पहले इंडोनेशिया था, अब मलेशिया है, ये कहना चाह रहे हो आप? सुरेंद्र इससे सहमत नहीं है। अब इंडोनेशिया, पहले मलेशिया था, और अब मलेशिया दोबारा से हो जाएगा। ओके पंडित जी, भविष्यवाणी। हम लोगों ने भी 3 दिन पहले तो किया था, जब मैंने बताया था आप लोगों की, जो इंडोनेशिया ने पूरे पाम ऑयल एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया है। तो उसने एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया, तो फिर कौन रहेगा टॉपर? है पिछले साल का है, फिर भी मलेशिया। याद करने के लिए बता रही हूँ, ये तो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि इंडोनेशियन एक्सपोर्ट अभी बैन कर दिया है, और पिछले साल भी मलेशिया ही टॉपर था। जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, वो मलेशिया के टॉप होने पर है। हम लोगों ने वो कर लिया था, नेशनल मिशन फॉर द ऑयल पाम। ओके, टारगेट फॉर द प्रोडक्शन, टारगेट फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल 11.2 लाख हेक्टेयर्स, 11.2 लाख टन्स। कब से कब तक? 2025-2026 तक, और 2029-30 तक 28 लाख टन्स। एरिया में हम लोगों ने क्या टारगेट रखा था? 6.5 एडिशनल। और वैसे कितना टारगेट है हमारा? 10 लाख करोड़, सॉरी 10 लाख हेक्टेयर को बनाना है हमें
बाय 2025 2026। ही टारगेट थे, तीनों के तीनों हमने याद किए थे। चलो आ जाओ, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ए, मलेशिया। MSME प्रेरणा, a flagship business mentoring program is launched by which bank? SBI, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक या फिर RBI? हाँ जी, नाम से क्लियर है, MSME प्रेरणा है, मतलब कि आपने उन कंपनीज को सपोर्ट करना है जो कि बिलोंग करती हैं टुवर्ड्स दी MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज। होमवर्क लिखो, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बीइंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। चेंज हुआ है ना अभी, तो चेंज वाला याद रखना। हाँ चेंज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है, दोनों अलग अलग ध्यान रखना। आंसर बताओ जरा इसका कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि अब खास करके ध्यान देगा अंडर दिस प्रोग्राम कि हम लोगों को लोन्स देने हैं टू दी MSMEs? SBI, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी इंडियन बैंक, स्टेट बैंक था दिमाग, इंडियन बैंक है। आपका नाम क्या है? आप ही को पूछ रही हूँ। विजय, विजय इंडियन बैंक हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होगा क्या ये बात है ना। आंसर है आपका इंडियन बैंक इज द आंसर। MSME प्रेरणा की फोकस करेंगे पर्टिकुलरली MSMEs पर, इनकी ग्रोथ पर, इनको लोन देने पर। ठीक बात है, चलो तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है आकाश मिसाइल। हम लोगों ने अग्नि कर ली थी, हम लोगों ने नाग मिसाइल कर ली, हम लोगों ने पृथ्वी मिसाइल कर ली थी, अब आती है आकाश की बारी। पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। अग्नि और पृथ्वी कैसे थे? सरफेस टू सरफेस, एयर नहीं, सरफेस टू सरफेस। सेकेंड, इट कैन स्ट्राइक टारगेट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ अप टू अराउंड 60 किलोमीटर। कैसी मिसाइल है ये, क्रूज या बैलिस्टिक? क्रूज ही होगी, बैलिस्टिक कहां से कहां जाती है? सरफेस टू सरफेस जाती है, वो तो पता ही है उसका तो हमें। जब पहला ऑप्शन सही है तो इसका मतलब क्रूज मिसाइल ही रही होगी ये। थर्ड, अच्छा रेंज क्या रही, 60 किलोमीटर रेंज है या नहीं है? क्या 60 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं? कम होते हैं, हैं? सेंटेंस सुनाई नहीं दिया। 60 किलोमीटर रेंज है या नहीं है? है। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए, इट फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अप टू मैक 2.5। सुपरसोनिक है ये। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सिंपल, मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 5 to 7 मैक। और उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके? सही हैं। इट इज अ क्रूज मिसाइल, इसके सरफेस टू एयर की मिसाइल है ये, रेंज है इसकी 60 किलोमीटर और इसकी स्पीड है आपकी अराउंड 2.5 मैक। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये हमारे पास। ब्रह्मोस भी सेम ही चीज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उसकी स्पीड कितनी थी? 2.9 मैक, 8-9, बट 9 मार्क करना आप लोग। चलो, और निर्भया मिसाइल कैसी मिसाइल थी? निर्भया मिसाइल, निर्भय, निर्भया नहीं है वो, निर्भय है। इंडिया की इकलौती ऐसी मिसाइल जो कि कैसी है? सबसोनिक, लेस देन द स्पीड ऑफ द साउंड। करवाई थी मैंने इस निर्भय मिसाइल। रेंज कितनी थी इसकी? 100 किलोमीटर। अब जिसका नाम ही निर्भय है, जिसको डर नहीं लगता, 100 किलोमीटर तक ही जाएगी वो। कैसे याद करोगे इसे?
कम से कम 1000 किलोमीटर, उतना तो बनता ही है। नाम जब इतना तगड़ा रखा है तो उसका फंक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। चले आगे, इसका आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट है आपका अग्नि पी मिसाइल। अग्नि पी में पी क्या है? प्राइम। फर्स्ट ऑप्शन, इट हैज अ रेंज ऑफ अप टू 1000 to 2000 किलोमीटर। नहीं पंकज, क्यों? क्या हुआ? हो गया डाउट क्लियर? सेकेंड ऑप्शन, अग्नि पी इज अ 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल। 2 स्टेज होगी ये या 3 स्टेज होगी या 1 स्टेज होगी? 2 स्टेज है। 1 स्टेज सिर्फ एक ही में अग्नि 1 मिसाइल में, जिसकी रेंज कितनी है? 700, 400 नहीं 700। चलो थर्ड ऑप्शन, इट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। यस मैम, ये क्या होता है यूनिक? डिसाइड करो एक्सप्रेशन देने कौन से हैं। S2S बैलिस्टिक मिसाइल किसको रिप्लेस करेगी ये? किस वालों को? अग्नि 2 को, अग्नि 1 को। हम लोग लेकर आ रहे हैं इसे इन दी प्लेस ऑफ पृथ्वी मिसाइल्स। पृथ्वी मिसाइल हो गए, प्रहार मिसाइल हो गई, उन सभी की जगह पर हम ये अग्नि पी मिसाइल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इट कैन कैरी दी न्यूक्लियर वॉरहेड। फ्यूल कैसा है? सॉलिड। हम लोगों ने पहले ही बात की, अग्नि में सारे फ्यूल कौन से हैं? सॉलिड वाले, चाहे अग्नि 1 है चाहे अग्नि 6 है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। जिरकॉन मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज एसोसिएटेड विद दी विच कंट्री? रशिया, यूएसए, इजराइल या फिर पाकिस्तान? रशिया। न्यूज में क्यों था अभी ये? क्योंकि इसको अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि इसको अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया था। रिसेंटली का मतलब है जून 2021, 1 साल पहले की बात रिसेंट है ये। ठीक है, चलो अब बात आती है इसकी स्पीड कितनी है। हाइपरसोनिक है, स्पीड कितनी है इसकी? इट कैन हैव द स्पीड ऑफ अप टू 9 मैक। अप टू 9 मैक का मतलब क्या होता है कि 9 मैक से कम भी जा सकती है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। और क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है तो ये किसके लिए यूज की जाएगी? फॉर दी डिफेंस। कोई और मिसाइल आ रही होगी उसको मारना होगा बेसिकली। जब टेस्ट किया गया तो 350 किलोमीटर के पास जो हमारा टारगेट था उसको इसने हिट कर दिया बहुत इजीली। 350 किलोमीटर। हमारे यहाँ पर कितने हैं डिफेंस वाले? 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की, मतलब जब धरती पर हमारी आ ही गया है तब हम उसको मार रहे हैं। S-400 हम लोगों ने लिया है, बट रशिया से लिया है ना। अब कल को यूएसए कह देगा कि यार मत लो तुम मुझसे, माननी पड़ेगी उसकी बात, माननी पड़ेगी। मानेंगे नहीं। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, सैंक्शन लग जाएंगे फिर। पहले भी यूएसए बोल ही चुका है मैं कि मतलब इसे S-400। हमने मानी बात? नहीं मानी, और हम लोगों को क्या मिल गया? वेवर मिल गया कि इंडिया कैन ट्रेड विद रशिया। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, रशिया। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड? रशिया, जापान, चाइना या फिर साउथ कोरिया? जापान या चाइना या साउथ कोरिया? जापान चाइना में कंफ्यूजन है। पहली ड्राइवरलेस किसने करी थी टेस्ट? जापान ने। फास्टेस्ट अब किसका नंबर आ गया? जापान को एक खिताब मिल चुका है, दूसरा खिताब किसको मिलेगा? चाइना को। इसकी स्पीड पता कितनी है? 600
600 समथिंग मीटर पर सेकेंड, 600 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 600 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है ये। हमारे यहाँ पर आई थी तेजस ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन्स, स्पीड कितनी है उनकी? 180 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। जापान की बुलेट ट्रेन हम लेकर आ रहे हैं अभी, इंशाल्लाह वो आ जाए जल्दी ही। क्या चाहिए? ट्रैक तो चाहिए होंगे, बनाएंगे जब बुलेट ट्रेन लेंगे ट्रैक ही बना देंगे। आ जाओ। आई फैमिलिया, to identifying the missing individuals through family DNA. इंटरपोल, सीबीआई, यूएनएचसीआर या फिर ऑल ऑफ दी अबव? आपने क्या बोला? इंटरपोल। इंटरपोल है सभी। बेसिकली वी विल यूज दी डीएनए ऑफ दी फैमिली, उसको हम कैप्चर करके रखेंगे और जितने मिसिंग इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो कोरोना के रिगार्डिंग हो, चाहे वो माइग्रेंट्स हो, चाहे वो वॉर से भागे हो, उन सबको अगर आइडेंटिफाई हमें करना है तो वी कैन हैव द एक्सेस ऑफ डीएनएस। बट इस पर काफी डिबेट हुई थी कि ये दिस हैम्पर्स द राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि अभी तक डीएनए वाला बिल इंडिया में पास नहीं हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो ये बहुत जो डेटा है वो हैक हो सकता है। लेकिन आंसर क्या है इसका? इंटरपोल। ठीक है, बढ़िया है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, G7, OECD, यूनाइटेड नेशंस या G20? OECD या G7? G7 कंट्रीज हैं। OECD ने भी ऐसा ही कोई ना कोई जो पैरामीटर वो डिसाइड किया था, बट G7 ने रिसेंटली बोला था अभी कि हम लोग कम से कम हर एक कंपनी से 15% टैक्स और डिमांड करेंगे ही करेंगे अगर वो हमारे यहाँ पर काम करती है तो। मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट है ये, जैसे DTA किया था ना हम लोगों ने, वैसे ही पूरे वर्ल्ड के लिए है ये। तो जो भी कंट्रीज आना चाहती हैं इसके तहत तो वो इसको साइन कर सकती हैं और इसका पार्ट बन सकती है। फिलहाल अभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए वैलिड था, अभी पूरे वर्ल्ड में जाने की बात चल रही है। आंसर क्या रहेगा इसका? G7। नेक्स्ट लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल बुकर प्राइज। डेविड डियोप को मिला है पहला, ये पहले फ्रेंच राइटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, सही बात है। बुक कौन सी लिखी है इन्होंने? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नाम देख रहे हो? क्या हो गया सुरेंद्र इसमें? ऐसा क्या ही बोल दिया इसने? उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि तगड़ा नाम नहीं है इतना, ये नहीं तगड़ा नाम, इसके लिए तो नहीं मिला होगा। अच्छा, इसलिए कह रहे थे इसी के लिए मिला है। अच्छा, इसी के लिए मिला है। बुक का नाम ध्यान रखो। नहीं सुबीर, इसके लिए नहीं मिला। तुम ये वाला हाँ कौन सा है फिर? ये कौन सी मीटिंग है जहां हमें नहीं बुलाते कि इसका मतलब अब हाँ हो चुका है? आंसर इज यस, दोनों सही है। पर्सन का नाम भी सही है और इसकी बुक का नाम भी सही है। क्वेश्चन अब ये है कि देता कौन है। आप ना होमवर्क लिखो अपने लिए कि सबसे लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अंग्रेज, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, और मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज है ना। ये मेनली यही वाले होते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा सिर्फ इंग्लिश के लिए मिलता है। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए मिलता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन बुक्स के लिए जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रखी होती हैं और या फिर जो इंग्लिश में लिखी गई होती है। ठीक बात, तो दोनों को मिला है। जिसने ये बुक लिखी थी उसको भी मिला है और जिसने बुक ट्रांसलेट की थी उसको भी मिला है। इट इज गिवन बाय कंट्री यूके। तो जब पब्लिश हो यूके और आयरलैंड में तो इसको अवार्ड दिया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी, बोथ 1 and 2।
इतने ही क्वेश्चन थे ढंग के जिसमें से क्वेश्चन आ सकता था। अब तुम्हारी ये थी लास्ट क्लास, जो भी होमवर्क दिया है वो कर लेना। साथ में सुनो, जो भी चीजें रिवाइज करनी है वो रिवाइज करके जाना। पेपर में ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा हुआ हो और वो आपको ना आता हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा, वो गिल्ट मत लेकर आना पेपर के बाद, और सारे गिल्ट चल जाएंगे कि नहीं आता था, पढ़ा ही नहीं पढ़ा भाई, नहीं पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बावजूद पेपर में क्वेश्चन गलत हो गया तो वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो जो करवाया है सर उसको रिवाइज कर जाओ, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब टाइम हमारे पास नहीं है। जो चीज आपने पढ़ ली उसी को रिवाइज करो, पेपर में बैठो और पेपर क्लियर करके आओ अब, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मेरी तरफ से लास्ट क्लास थी।